हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लोग 12th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, जिसके अंदर अपन लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसके कारण कोई एक पॉइंट है, कोई भी एक बिंदु है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है ये अपन निकाल रहे हैं लास्ट वीडियो से। ठीक है, तो अब जो वो पॉइंट लिए हैं अपन ने, वो एक पॉइंट है कि जब वो जो पॉइंट जिस पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो बिंदु अगर अक्षीय बिंदु हो, अक्षीय रेखा पर स्थित हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी वो अपन ने पिछले डेरिवेशन के अंदर, पिछली क्लास के अंदर कर लिया है। अब आज का अपना जो टॉपिक है बच्चों, वो आपको वैसे तो बोर्ड की हेडिंग से और थंबनेल से पता लग गया होगा कि अपन पढ़ेंगे कि जब बिंदु विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, वो अपन लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है बच्चों कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष रेखा पर, जिसको अपन विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं, या निरक्षीय तल पर, विषुवतीय तल पर जो बिंदु होता है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा या विषुवतीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। राइट, तो देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, नॉर्मल सी एक बात बताता हूँ, पहले भी अपन ने डिस्कस किया है। एक ये मान लो -q आवेश है और एक ये +q आवेश है, वो बहुत अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं, तो जिस निकाय का निर्माण करते हैं वो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर रखे हुए हों, तो इस प्रकार जो निकाय बनता है बच्चों, वो निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। राइट, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये मैंने विद्युत द्विध्रुव बनाया। इस पर अपन को अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात अगर अपन करें तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसके लिए हो जाता है Q × 2a, यानी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उसके उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है बच्चों, वो एक सदिश राशि होती है। उसकी जो दिशा होती है वो -q से +q की ओर, इधर की ओर ऐसे होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसे होगी बच्चों, -q से +q आवेश की ओर। ठीक है, ये छोटी सी बात थी। अब देखो अपन ज्ञात करते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं बच्चों कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय रेखा पर या विषुवतीय रेखा पर या विषुवतीय तल पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी। अब अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि अक्षीय रेखा क्या होती है और निरक्षीय रेखा क्या होती है। तो अक्षीय रेखा का मैंने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव को जो रेखा मिलाती है, विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों को जो रेखा मिलाती है वो अक्षीय रेखा होती है, और विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय रेखा के या फिर अक्ष के लंबवत जो रेखा जाती है बच्चों, वो निरक्षीय रेखा कहलाती है। तो उसी निरक्षीय रेखा पर कोई एक बिंदु स्थित होगा, जिस बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। ठीक है, तो आज का अपना ये टॉपिक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। इसका डायग्राम है जो बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। इसका सबसे पहले डायग्राम किस प्रकार से बनता है वो आपको देखना है। जैसे मान लो एक कोई आवेश है, वो यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, जगह है अपने पास में। ये यहाँ पर मान लो एक -q आवेश रखा हुआ है बिंदु A पर। एक ये बिंदु A है जिस पर -q आवेश है वो रखा हुआ है। ठीक है, एक ये बिंदु B है बच्चों, ये मैंने बिंदु B लिया है, यहाँ से दिख रहा है क्या? ये एक बिंदु B लिया मैंने बच्चों, बिंदु B, जिस पर +q जो आवेश है वो रखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है बच्चों, वो मैंने मान ली 2a है। कितनी दूरी है? 2a दूरी है। इन दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है बच्चों, वो क्या है? 2a है। दिख रहा है क्या? बड़े लिखो क्या थोड़े? 2a दूरी है। ठीक है, तो ये एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो गया। देखो दोनों का परिमाण समान है q और इनकी प्रकृति जो है वो विपरीत है, और एक 2a दूरी पर, बहुत अत्यल्प दूरी पर रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये बन गया बच्चों विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, अब विद्युत जो द्विध्रुव होता है उसका ये है बच्चों मध्य बिंदु, जिसको मैंने O से लिख दिया। इस विद्युत द्विध्रुव का ये है मध्य बिंदु O। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अपन को क्या करना है कि इसके निरक्ष पर एक बिंदु स्थित है, इसकी निरक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, जो कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। तो मैं एक बिंदु कंसीडर करता हूं यहाँ पर, मान लो ये इसकी निरक्ष कैसे बनेगी? क्या इसकी निरक्ष बना सकते हो आप लोग? ये लो, ये इसकी निरक्ष है। इसकी निरक्ष पर ये बिंदु एक P स्थित है, यहाँ पर बना लेता हूँ मैं, मान लिया यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर ले लें। यहाँ एक बिंदु
P स्थित है। इस बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जो यहाँ से स्मॉल r दूरी पर है। इसकी निरक्ष पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या आएगी। ठीक है, स्मॉल r दूरी पर है, राइट। अब मैं क्या करता हूं, आप लोग मेरे को एक चीज़ बताओ कि अपन को जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है अपन उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रख देते हैं। एक प्लस Q नोट परीक्षण जो आवेश होता है, टेस्ट चार्ज होता है, वो उस बिंदु पर रख देते हैं। ठीक है, उस बिंदु पर मैंने मान लो यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज रख दिया। फिर अपन सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, तो देखो यहाँ पर मान लो एक प्लस Q नोट आवेश रखा हुआ है। एक बार मैं रख के बता देता हूँ। यहाँ पर मान लो अपन को इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है बिंदु P पर, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक प्लस Q नोट आवेश रख देता हूँ, क्योंकि परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, धनावेशित होना चाहिए। ठीक है, और Q नोट अपन ने माना है। ठीक है, बहुत छोटा, अत्यंत छोटा, बहुत तिन्नी साइज का आकार होता है ये। ठीक है, इसका तो ये मैंने बिंदु P पर एक Q नोट आवेश यहाँ पर रख दिया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये प्लस Q आवेश, देखो अपन को विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए मैंने बताया कि विद्युत किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो उस बिंदु पर उस आवेश के कारण लगने वाले बल की दिशा में होती है। यानी जिधर विद्युत बल लगेगा उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो आप लोग सबसे पहले क्या करो, उस आवेश के कारण उस बिंदु पर अगर अपन परीक्षण आवेश रखते हैं तो उस परीक्षण आवेश पर वो जो बिंदु आवेश जो अपन ने बिंदु आवेश यहाँ पर लिया है, जैसे प्लस Q लिया है, ये प्लस Q आवेश इस Q नोट आवेश पर विद्युत बल किधर लगाएगा, किस दिशा में लगाएगा। वो जो दिशा अगर अपन ने निकाल ली और जो वही दिशा है बच्चों वो किसकी आ जाएगी अपने पास में, विद्युत क्षेत्र की। बोलो मैंने जो बात बताई वो समझ में आई। सबसे पहले अपन को क्या करना है कि विद्युत बल की दिशा निकालनी है। जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है उस आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत बल की दिशा निकाल लेते हैं कि विद्युत बल किस दिशा में लगेगा। विद्युत बल जिस दिशा में लगेगा उस दिशा में ही बच्चों विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। क्या आप लोग पॉइंट पकड़ पाए? चले आगे। तो देखो अपन देखते हैं इस प्लस Q नोट आवेश पर ये Q आवेश है, ये बल किधर लगाएगा। तो आप लोग बताओ क्या इन दोनों की प्रकृति समान है, दोनों प्लस प्लस चार्ज हैं, दोनों प्लस प्लस चार्ज है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा उसकी प्रकृति क्या होगी। बोलो बच्चों, अगर समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो यानी ये अगर अपन चाहें इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल की दिशा निकालना चाहें तो देखो ये जो Q आवेश है ये इस आवेश पर बल किधर लगाएगा, इधर इस पर जो बल लगाएगा वो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। यानी ये आवेश क्या करेगा, इस आवेश को दूर भगाएगा। ये आवेश क्या करेगा, इस आवेश को दूर भगाएगा। किस प्रकार से, चलो देखते हैं। ये मान लो यहां पर मैंने इस लाइन को ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब देखो ये इस पर बल किधर लगाएगा, देखो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। ये क्या इस पर बल इधर लगाएगा ऐसे, इस दिशा में। इस दिशा में क्या होगा, ये मान लो E1 मान लेता हूं, इधर बल लगाएगा, बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी या विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है बच्चों वो मैंने E1 मान लिया और उसकी जो दिशा मेरे पास निकल के आई वो इस दिशा में निकल के आई। क्यों? क्योंकि इस पर जो प्लस Q नोट आवेश रखा हुआ था उस प्लस Q नोट आवेश पर इस आवेश ने प्रतिकर्षण का बल लगाया, यानी इसको दूर भगाया, तो इस पर प्रतिकर्षण का बल इस दिशा में ऐसे लगेगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी बच्चों, इधर ही होगी। क्या ये दिशा निकालनी समझ में आ गई? बोलो बच्चों समझ में आ गई, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर देखो इस माइनस Q आवेश के कारण ये जो माइनस Q आवेश है ये यहाँ पर अगर कोई Q नोट आवेश रखा हुआ होगा तो उस Q नोट आवेश पर ये माइनस Q आवेश कैसा बल लगाएगा। बोलो, ये तो देखो प्लस होता है, जो परीक्षण आवेश अपन जिस आवेश से अपन किसी बिंदु पर विद्युत यानी जिस आवेश को किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए परीक्षण में काम में लेते हैं वो परीक्षण आवेश होता है, वो तो हमेशा धनावेश होता है, ठीक है। तो ये तो धनावेश है
और यहाँ पर अपन माइनस क्यू चार्ज के कारण निकालना चाह रहे हैं। किस चार्ज के कारण? माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो ये माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज पर जो बल लगाएगा उसकी प्रकृति क्या होगी? बोलो, आकर्षण की प्रकृति होगी, यानी वो आकर्षण का बल लगाएगा। तो देखो, आकर्षण का बल लगाएगा यानी इस आवेश को अपनी ओर पकड़ के ये ऐसे खींचेगा। आकर्षण का बल कैसे लगता है? जैसे चुंबक, ये चुंबक है, इसके पास में मैं कोई लोहे की चीज़ यहाँ पर लेके जाऊँगा तो वो लोहे की चीज़ इसकी ओर खींची आएगी ऐसे। क्यों? क्योंकि ये इसको आकर्षित कर रही है, तो इसलिए आकर्षण का बल लगेगा। तो बल की दिशा किधर होगी? बोलो, ये मान लो मैंने लाइन बनाई, ये लो, ठीक है। तो आकर्षण का बल लगा, इस आवेश ने इसको पकड़ के इधर की ओर खींचा, इस आवेश ने इस क्यू नोट आवेश को इधर की ओर पकड़ के खींचा, तो बल की दिशा इधर है। बल की दिशा किधर है? इधर है। बल की दिशा अगर इधर है तो बोलो बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? मैंने क्या बोला? बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी बच्चों? इधर ही होगी, E2 सदिश। तो इस प्रकार से बच्चों अपन लोग इनकी दिशा बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण, दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आएगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये डेरिवेशन बहुत ही आसान है। ठीक है, तो साथ साथ बिल्कुल आप लोग लिखते चले। देखो, सबसे पहले मैं जो चित्र के अंदर मैंने किया है वो बात मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखवा देता हूँ। ठीक है, मैं जो लिखवा रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वो लैंग्वेज रटो, आप लोग अपनी खुद की भाषा में भी लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि अर्थ का अनर्थ हो रहा है, पूछा कुछ ही गया है, आप लोग कुछ भी लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बात के अंदर जो फीलिंग है वो वही होनी चाहिए जो यहाँ पर अपन लोगों ने डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने एक विद्युत द्विध्रुव लिया AB। ठीक है, तो मैं यही बात लिखने वाला हूँ कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB लेते हैं। क्या किया? सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव AB लिया। ठीक है, जिसके बिंदु A तथा बिंदु B पर क्रमशः -Q तथा +Q आवेश स्थित हैं। जिसके बिंदु A तथा B पर क्रमशः -Q तथा +Q आवेश स्थित है। यानी जिसके बिंदु A तथा B पर -Q तथा +Q आवेश स्थित है, और इन आवेशों के मध्य की दूरी अपन ने क्या ली है बच्चों? 2a ली है। तो अपन लिख देते हैं ये भी, इन आवेशों के मध्य दूरी, इन आवेशों के मध्य दूरी 2a है। इन आवेशों के मध्य दूरी बोलो कितनी है बच्चों? 2a है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बिल्कुल आसानी से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? इस विद्युत द्विध्रुव AB के कारण इसकी निरक्ष पर, इसके मध्य बिंदु से इसकी निरक्ष पर या इसके निरक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर अपन लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, इस विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, जो जो लैंग्वेज लिखी है बहुत ही आसान भाषा में लिखा है। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी लेते हैं जिसके बिंदु ए तथा बी पर क्रमशः -q तथा +q आवेश स्थित है। इन आवेशों के मध्य दूरी वो 2a है। इस विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर अपन लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, रफली आप लोगों को वो नोट नहीं करना है। मान लो एक आवेश यहाँ पर +q, मान लो एक q आवेश यहाँ पर स्थित है। इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो आप लोग कैसे क्या करते हो, बोलो, ये दूरी लेते हो r, ये वाली दूरी कुछ दूरी लेते हो, इस आवेश से इसकी जो दूरी है वो लोगे तो क्या आती है, देखो E बराबर k Q अपॉन r², यानी k तो कांस्टेंट है, Q क्या है बच्चों, जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो आवेश है, उसका परिमाण है, अपॉन उस आवेश की उस बिंदु से दूरी का स्क्वायर किया है। तो आपको भी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इस आवेश के कारण भी निकालनी है, इस आवेश के कारण भी निकालनी है। दोनों आवेशों के कारण निकाल के अपन ऐड करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, देखो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा तो अपन ने पता कर ली किस दिशा में होगी, उसका परिमाण पता करना अपन को कि उसका परिमाण क्या होगा। तो उसके परिमाण के लिए देखो बच्चों, इस आवेश के कारण, इस +q आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की अगर दिशा निकालनी होगी तो आपको आवेश का परिमाण तो दिया हुआ है, q दिया हुआ है, आपको इस आवेश से इस बिंदु की दूरी चाहिए। क्या चाहिए, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी क्या होगी वो चाहिए। तो देखो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी तो ये है PB, तो ये PB आपको निकालना पड़ेगा कि ये PB कितना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए देखो क्या करते हैं अपन लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। देखो ये एंगल मान लो थीटा माना अपन ने। अब देखो ये दूरी, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2a है और ये O इसका मध्य बिंदु है, तो क्या ये दूरी a होगी और ये क्या ये दूरी भी a होगी। दोनों साइड O के ये OA और OB दोनों a आ जाएगी, a आएगी ना, क्योंकि टोटल दूरी 2a है और बीच का मध्य बिंदु O है तो दूरी a आएगी। ठीक है, दूरी a आ गई। आपको देखो ये दूरी दी हुई है, ये दूरी दी हुई है, तो क्या ये दूरी आप नहीं निकाल सकते, क्या बोलो, नहीं निकाल सकते क्या। ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, इसमें पाइथागोरस लगा के ये दूरी निकाल सकते हो ना। तो मैं लिख सकता हूं त्रिभुज, त्रिभुज OBP तथा या त्रिभुज OAP में पाइथागोरस से पाइथागोरस से, तो इनमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे, मेरे को सबसे पहले आप लोग ये एक चीज़ बताओ कि या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सेम ही नहीं है क्या। क्योंकि देखो ये भुजा ए दे रखी है, ये भुजा आर दे रखी है, इसकी भी ये भुजा ए दे रखी है, ये भुजा आर दे रखी है। तो जितनी ये PB दूरी आएगी क्या उतनी PA दूरी आएगी, बोलो जितनी PB दूरी आएगी उतनी PA दूरी आएगी कि नहीं आएगी। दोनों सिमिलर हैं एकदम से, दोनों की जो डिस्टेंसेज है वो सेम दे रखी है, तो इसलिए दूरी है वो सेम आएगी। तो किसी भी एक त्रिभुज के अंदर लगा लो, मान लो इसके अंदर लगा रहे हैं तो क्या आएगा, PB स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहा हूँ, PB स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो PB बराबर OP का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है, ये PB स्क्वायर आएगा और यही बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, PA स्क्वायर की। क्योंकि जितनी दूरी PB होगी उतनी ही दूरी PA होगी। क्यों होगी, क्योंकि OP दोनों में समान है और OB और OA भी दोनों में समान है, तो इसलिए दूरी क्या आएगी, बराबर आएगी। तो रखो वैल्यू, देखो वैल्यू रखो। OP की वैल्यू क्या दे रखी है, बोलो OP डायग्राम से दिख रहा होगा। OP क्या दे रखा है, स्मॉल r दे रखा है। क्या दे रखा है, स्मॉल r। तो यहाँ पे स्मॉल r रखो, स्मॉल r का स्क्वायर प्लस OB क्या दे रखा है, बोलो स्मॉल a। तो क्या जाएगा, स्मॉल a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं P और PB निकालना चाहूँगा तो वो क्या आएगा, PA बराबर PB बराबर, इधर देखो स्क्वायर है तो इधर ले जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। क्या आएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a
स्क्वायर। ये अपने पास में आ गई बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अपन ने अभी तक क्या किया है बच्चों, PA और PB दूरी निकाली है। किस प्रकार से, ये दोनों ट्राइंगल हैं, उनमें से किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दो और ये दूरी निकाल लो। ठीक है, तो आप लोग फटाफट वीडियो को पॉज करो और नोट करो। मैं थोड़ी सी मार्कर के अंदर स्याही डाल लेता हूँ, फटाफट करो बच्चों। वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर आगे चलते हैं अपन लोग। कर लिया, बोलो नोट। चले आगे, मिटा दूं क्या? ये जो थ्योरी लिखी है मैंने ऊपर, इस थ्योरी को मैं मिटाने वाला हूँ, यहाँ से इसको मैं मिटाने वाला हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, मिटा रहा हूँ बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप लोग नोट भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, आप लोगों की चॉइस है। ठीक है, अभी अपन ने कुछ भी नहीं किया, डेरिवेशन नॉर्मली स्टार्ट किया है। तो देखो ये दूरी मैं रखता हूँ यहाँ पर, अभी इसको, इस समीकरण 1 को मैं अभी हटाया नहीं है मैंने। देखो अब अपन क्या करते हैं, इस प्लस Q आवेश के कारण, इस प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो अपन लोग निकालते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी। तो देखो प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अपन ने क्या लिखी है बच्चों, E1 लिखी है। अपन ने क्या मानी है, E1 मानी है। इसका परिमाण अपन निकालना चाहेंगे तो देखो क्या आएगा, बोलो कैसे निकालते हैं। देखो एक ये कोई आवेश है, इसे एक बिंदु P यहाँ स्थित है, इस ये R दूरी है, तो अपन कैसे निकालते हैं बच्चों, बोलो Q अपॉन R स्क्वायर, यानी K और वो आवेश है जो वो अपॉन उस आवेश की उस बिंदु से दूरी। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर बस एक ये चार्ज रखा हुआ है, एक ही आवेश रखा हुआ है और एक ये बिंदु P है, जिनकी ये दूरी अपन ने निकाल ली है, वो आई है। और बाकी पूरा भूल जाते हैं कि अभी कुछ भी नहीं है, बस एक ही आवेश है और एक ही बिंदु P है। इसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बोलो क्या आएगी, K आवेश बोलो कितना है, Q अपॉन बीच की दूरी कौन सी है, बोलो PB स्क्वायर है ना। अरे PB स्क्वायर ही तो है बीच की दूरी, तो क्या आएगी बोलो PB का स्क्वायर। क्या आएगी बोलो, PB का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास में PB क्या है, समीकरण 1 से बोलो K Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर। दिशा बोलो किधर है इसकी, अगर मैं ब्रैकेट में थोड़ी सी दिशा के बारे में इसका लिख दूं तो क्या लिखूंगा, बोलो किस दिशा में है विद्युत क्षेत्र की दिशा। बोलो क्या B से P की ओर नहीं है क्या, बोलो B से P की ओर नहीं है क्या, है कि नहीं, बोलो B से P की ओर। तो किस दिशा में है, BP दिशा में। बोलो कौन सी दिशा में है, BP दिशा में, BP दिशा में। ठीक है, तो यहां भी लिख देते हैं अपन BP दिशा में। तो यहां से देखो E1 क्या आएगा, E1 वेक्टर बराबर, ये देखो इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट कट जाएगा स्क्वायर से अंडर रूट कटा क्या है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, BP दिशा में। ये अपने पास में बच्चों आ गई इक्वेशन नंबर 1। ये क्या आ गई, समीकरण 1 निकल के अपने पास में आ गई है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। इसी प्रकार से अपन बच्चों इस माइनस समीकरण, सॉरी 1 नहीं 2, समीकरण 1 तो पहले ही आ चुकी है, समीकरण 2 अपने पास में निकल के आ चुकी है। इसी प्रकार अपन इस माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। तो देखो इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण विद्युत बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, यानी इस आवेश के कारण अपन क्या करते हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। क्या आएगा, कौन से आवेश के कारण,
माइनस क्यू आवेश के कारण। तो देखो विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, अपन ने E2 माना है, बोलो डायग्राम में दिख रहा है, E2 वेक्टर बराबर, बोलो क्या आएगा, बोलो के आवेश कितना है, बोलो Q अपोन बीच की दूरी कितनी है, बोलो PA है, तो PA का स्क्वायर, बोलो क्या आएगा, PA का स्क्वायर, PA का स्क्वायर। तो यहाँ E2 में लिखूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, बोलो के Q अपोन PA और PP तो दोनों बराबर आया है, तो इसलिए ये भी क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट से फिर ये होल स्क्वायर कट जाएगा, तो मैं ये इक्वेशन डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ। इसकी दिशा बोलो किधर है, इसकी दिशा बोलो किधर है बच्चों, क्या ये P से B की ओर है, देखो दिशा एरो साइड दिख रहा है, P से A की ओर, सॉरी P से A की ओर, तो किस दिशा में है, बोलो PA दिशा में, किस दिशा में है, PA दिशा में, PA दिशा में, तो यहां भी क्या आ जाएगा, PA दिशा में। तो ये आ गई बच्चों इक्वेशन नंबर 3 निकल के, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन बिंदु आवेश जो दे रखी हैं द्विध्रुव के प्लस Q और माइनस Q, उनके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो निकाल सकते हैं अलग अलग के कारण। अब देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इनके कंपोनेंट लेते हैं, यहाँ पर इन दोनों के क्या करते हैं, कंपोनेंट लेते हैं। ये एंगल थीटा है, यहाँ अगर मैं ये लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, ये लाइन, ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी मान लो थीटा है, ये दोनों एंगल क्या है, थीटा थीटा है दोनों एंगल, ठीक है। अब देखो आपको कंपोनेंट लेना आता होगा, किस प्रकार से अपन लोग कोई भी क्वांटिटी होती है उसके कंपोनेंट लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा रफ में देख लो, मान लो यहाँ पर कोई एक क्वांटिटी है P, उसके साथ में ये एंगल थीटा बन रहा है, एक्स अक्ष वाला ये, तो जिसके साथ में, जिस एक्सिस के साथ में एंगल बनता है उस एक्सिस को अपन कोस थीटा कंपोनेंट लेते हैं। ये मैंने ध्यान रखने के लिए 11th क्लास में भी आप लोगों को सिखाया है। तो इसके साथ में थीटा एंगल बना तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये P कोस थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों, P कोस थीटा। ये बोलो कौन सा कंपोनेंट होगा, जो परपेंडिकुलर वाला होता है वो क्या होता है, P साइन थीटा। जो लंबवत घटक होता है बच्चों वो क्या होता है, साइन थीटा घटक होता है, इसके लंबवत जो कोस घटक है ना उसके लंबवत जो घटक आएगा वो साइन थीटा आएगा, और जिसके साथ में कोण बनेगा वो कोस थीटा घटक होगा। तो यहाँ पर इस P का ये कौन सा घटक आया है, कोस थीटा, क्योंकि इसके साथ में देखो कोण बन रहा है, इस एक्सिस के साथ में, जिस लाइन के साथ में कोण बनता है वो कोस थीटा घटक होता है, हमेशा ध्यान रखना। और लंबवत वाला क्या होता है बच्चों, साइन थीटा घटक होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, पहले का भी सिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस E1 की बात करें तो E1 का कोस थीटा घटक क्या इधर आएगा, क्या बच्चों इधर आएगा, क्योंकि देखो इस लाइन के साथ में ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये इसका कौन सा घटक होगा, E1 कोस थीटा होगा कि नहीं। इसका लंबवत घटक किधर होगा, अब देखो लंबवत घटक होना चाहिए, इस कोस थीटा का लंबवत घटक इधर भी हो सकता था, इस नीचे की ओर भी हो सकता था, लेकिन अपन ने ऊपर की ओर वाला ही क्यों लिया, तो बच्चों वो इसलिए लिया क्योंकि जो घटक अपन लेते हैं उनके बीच में जिसके घटक बना रहे हैं वो आने भी चाहिए। अगर मैं ये घटक ले लूँगा लंबवत वाला तो इसके बीच में देखो इधर इन दोनों के बीच में जिसका घटक बनाया है, P के घटक बनाए हैं ना अपन ने, P के कंपोनेंट लिए, P के घटक बनाए, तो वो P यहाँ पर इनके बीच में नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए देखो ये वाला घटक लिए, दोनों बीच में ऐसे आने चाहिए। तो मेरे को ये बताओ ये इसका कौन सा घटक है, कोस थीटा घटक है, इसका साइन थीटा घटक किधर आएगा, बोलो साइन थीटा घटक किधर आएगा, इसका साइन थीटा घटक किधर आएगा। तो देखो लंबवत घटक क्या इसका साइन थीटा इधर होगा, क्या बच्चों इधर होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो इसका लंबवत या तो इधर या नीचे की ओर। अब नीचे की ओर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि E1 तो इधर है, तो ये बीच में दोनों के बीच में लेना है, बीच में आया है, तो ये क्या आया है इसका कंपोनेंट, कौन सा आएगा ये E1 है ना, ये क्या आएगा E1 साइन थीटा। ये लो इस E1 के तो अपन ने दो कंपोनेंट बना दिए, E1 कोस थीटा और E1 साइन थीटा। इसी प्रकार से अपन E2 की बात करें तो ये देखो E2 जो है इसके साथ में एंगल थीटा बन रहा है, किसके साथ में, इसके साथ में, तो इसके साथ में एंगल थीटा बन रहा है, तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, प्लस लगा देता हूं दोनों के बीच में, E2 कोस थीटा। कौन सा कंपोनेंट हुआ ये, E2 कोस
थीटा। तो E1 की दिशा में ही कौन सा आ गया, E2 का कंपोनेंट आ गया कोस थीटा आ गया। अब देखो E2 का साइन थीटा घटक किधर आएगा, जो E2 है इसका साइन कंपोनेंट किधर आएगा वो देखो। तो देखो ये वाला अपन ने कोस थीटा घटक लिया है, तो इसका लंबवत या तो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर। तो यहाँ पर कौन सा लेंगे अपन, नीचे की ओर। क्यों, क्योंकि E1 देखो इधर है, इन दोनों घटक के बीच में आना चाहिए ये E2, ठीक है। E2 इधर है तो देखो इसका साइन कंपोनेंट इधर आएगा, इधर आएगा, ये क्या बन जाएगा E2 साइन थीटा। ये लो, ये बात थी, ये क्या आ गया इसका E2 साइन थीटा। इस प्रकार से अपन ने क्या किया, इन दोनों के कंपोनेंट ले लिए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो अपन बात करें इक्वेशन नंबर 1 की और इक्वेशन नंबर 2 की, ये सॉरी 2 की और 3 की। समीकरण 2 व 3 से देखो ध्यान से, समीकरण 2 और 3 को, समीकरण 2 व 3 से E1 तथा E1 सदिश तथा E2 सदिश के परिमाण बराबर होंगे तथा दिशा विपरीत होगी। दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। यानी E1 का जो मोड है वो E2 का जो मोड है वो दोनों क्या आएंगे बच्चों, इक्वल आएंगे। ये मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। कैसे आए इक्वल, ये देखो आप लोग इक्वल कैसे आए, ये देखो इक्वल किस प्रकार से आए। देखो यहाँ पर E1 जो सदिश दिया हुआ उसका मान दिया हुआ समीकरण 2 में देखो KQ अपॉन R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और E2 जो है उसका भी परिमाण क्या है बोलो, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस, देखो KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। विपरीत नहीं बोल के अपन बोल देंगे दिशा अलग अलग होगी, दिशा अलग अलग होगी। विपरीत नहीं बोल के दिशा अलग अलग है, विपरीत नहीं है, इसकी इधर है और इसकी इधर है, ठीक है। देखो ओनली दिशा में दोनों अलग हैं, परिमाण में देखो दोनों समान हैं। तो वही मैंने लाइन लिखी है समीकरण 2 व 3 से E1 सदिश तथा E2 सदिश के परिमाण तो बराबर होंगे लेकिन दिशा क्या होगी, दोनों की अलग अलग होगी। तो इसलिए मैंने परिमाण E1 का परिमाण और E2 का दोनों का परिमाण है वो मैंने क्या दे दिया, सेम यहाँ पर कर दिया, ठीक है बच्चों। अब समझो, अब यहाँ पर एक छोटी सी कहानी आएगी। अब कहानी क्या है वो आपको समझनी है। देखो मैंने ऊपर डायग्राम के अंदर E1 और E2 के घटक लेके आप लोगों को अभी बताया है कि E1 का जो घटक है वो क्या आया है, E2 के घटक क्या आए हैं। तो डायग्राम को जरा ध्यान से देखना। देखो साइन थीटा, इस ये जो लंबवत घटक है इनकी बात करते हैं। साइन थीटा होता है वो लंबवत घटक होता है और कोस थीटा होता है वो क्षैतिज घटक होता है, ठीक है। तो ये जो लंबवत घटक है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, क्या ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में आप लोगों को दिख रहे हैं। E1 साइन थीटा तो बोलो ऊपर की ओर है, E2 साइन थीटा नीचे की ओर है, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो देखो देखो दोनों में चेंज क्या है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। देखो साइन थीटा दोनों में सेम है, परिमाण दोनों का देखो बराबर है, E1 और E2 भी बराबर है। तो ये दोनों बराबर तो हैं लेकिन दिशा में क्या है, दोनों विपरीत हैं। तो जो लंबवत घटक है बच्चों ये क्या है, परिमाण में तो बराबर हैं लेकिन दिशा में दोनों क्या है, विपरीत हैं। इसलिए क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, निरस्त कर देंगे। देखो एक रस्सी है, इस पर इस दिशा में 10 न्यूटन बल लगाया, इस दिशा में 10 न्यूटन बल लगाया, ऐसे खींचा अपन ने पकड़ के इसको, तो क्या ये रस्सी किधर जा पाएगी, क्या नहीं खिसक पाएगी। क्यों, क्योंकि इस पर परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत बल ऐसे लगा के इसको खींच रखा है। तो ये दोनों बल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये जो लंबवत घटक है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये दोनों विपरीत दिशा में हैं, परिमाण में तो बराबर हैं लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखो ये जो क्षैतिज घटक हैं E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, ये एक समान दिशा में है दोनों। तो इसलिए समान दिशा में होने के कारण ये दोनों जो घटक होते हैं बच्चों ये जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अपन ये लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में आपको जो नोट करना है वो ये करना है कि E1 तथा E2, E1 सदिश तथा E2 सदिश के
क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक करते हैं क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर बोल दो या लंबवत बोल दो, लंबवत घटक करते हैं। अब देखो लंबवत घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तथा निरस्त कर देंगे तो, और जो क्षैतिज घटक होगा E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, ये दोनों समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं तथा क्षैतिज घटक E1 कोस थीटा तथा E2 कोस थीटा, और लिख दो यहां पर E1 कोस थीटा तथा E2 कोस थीटा समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अभी डेरिवेशन मत खत्म होने वाला ही है, ठीक है। क्या लिखा है, E1 तथा E2 के क्षैतिज तथा लंबवत घटक करते हैं। लंबवत घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और क्षैतिज घटक E1 कोस थीटा तथा E2 कोस थीटा समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं अतः, अब देखो इन घटक ने तो क्या कर दिया, एक दूसरे को निरस्त कर दिया। अब इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो कौन से घटक के कारण आएगी, इन दोनों घटकों के कारण आएगी। कौन से घटकों के कारण, इन दोनों घटकों के कारण आएगी, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र जो E कौन सा है, निरक्षीय बिंदु है, तो मैं लिख देता हूं E निरक्षीय बराबर, बोलो क्या आएगी, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, दोनों को मैंने लिख दिया। अब इसकी दिशा देखो, दिशा की बात करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो विद्युत द्विध्रुव के माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है, यानी P कैप जो आएगा बच्चों वो इस दिशा में आएगा। दिख नहीं रहा क्या? चलो मैं इस 2a को थोड़ा सा मिटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ। P जो कैप आएगा बच्चों वो इस दिशा में आएगा, P कैप होगा वो इस दिशा में होगा। अभी भी नहीं दिख रहा, ये लो यहाँ लिख देता हूँ, P कैप इस दिशा में होगा, ठीक है। अब अपने पास में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो तो इस दिशा में आई है, वो तो इधर की ओर आ रही है, एकदम से विपरीत आ रही है। तो इसलिए अपन यहाँ पर अगर इन दोनों को सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस P कैप। अब माइनस क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है क्या, देखो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में होने के कारण यहाँ पर मैंने माइनस P कैप काम में लिया है। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या? इस देखो समीकरण 2 से 4 से देखो, समीकरण 4 से E1 और E2 का परिमाण तो बराबर है, यानी E1 और E2 का परिमाण बराबर है। तो देखो यहाँ लिख सकता हूँ समीकरण 4 से
E1 बराबर E2 आया है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर आप सदिश रूप नहीं लिखोगे तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2E1 cos थीटा माइनस पी कैप। क्या मैं बोलूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिख रहा है ना आप लोगों को। ई निरक्षीय क्या आ गया अपने पास में, अरे E1 और E2 की वैल्यू दोनों समान है। यहाँ देखो समीकरण 4 में दोनों की वैल्यू समान है, तो E2 की जगह भी मैं अगर E1 लिखूंगा तो क्या आएगा, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, जो मिलकर क्या हो गया 2E1 cos थीटा। क्या हो गया बच्चों, 2E1 cos थीटा, ठीक है, और माइनस पी कैप। अब E1 की वैल्यू आपके पास में आई हुई है, E1 का मान समीकरण में आप लोगों के पास आया हुआ है, समीकरण 2 आई थी मेरे ख्याल से, समीकरण 2 में आप लोगों के पास E1 का मान आया है, वो यहाँ पर अपन लोग लिख देते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। नोट करना ही है आप लोगों को। देखो ई निरक्षीय क्या आएगा, ई निरक्षीय बराबर क्या आया है, देखो 2E1 cos थीटा, तो 2E1 का मान क्या था, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और माइनस पी कैप चल ही रहा है साथ में, ये रहा, और सॉरी cos थीटा भी है, cos थीटा और माइनस पी कैप, cos थीटा और माइनस पी कैप, ठीक है। ये मान यहाँ पर मैंने रख दिया और इसको मैंने बोल दिया समीकरण 4 आ गई थी, इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण 5। इसको क्या बोल देता हूँ, समीकरण 5 इसको मैं लिख देता हूँ। अब देखो मैं अगर एक त्रिभुज की बात करूँ, एक कोई सा भी त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ये लेता हूँ मैं OAP, कौन सा त्रिभुज, OAP, त्रिभुज OAP में अगर मैं cos थीटा निकालूंगा तो cos थीटा देखो लाल बट्टे कक्का से cos थीटा क्या आता है, LAL बट्टे KKA। cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टे करण। क्या होता है बच्चों, आधार बट्टे करण। क्या होता है, आधार बट्टे करण होता है, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, आधार क्या है इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इस त्रिभुज का आधार क्या है, OA, तो OA बट्टे कर्ण क्या है, PA, तो कर्ण क्या आ जाएगा, PA। मान रखो OA का और PA का। cos थीटा बराबर OA का मान बोलो कितना है, स्मॉल a, OA का मान कितना है, स्मॉल a, तो स्मॉल a डिवाइड बाई PA का मान कितना है बोलो, PA का मान आपने समीकरण 1 में लिखा है, समीकरण 1 में PA का मान आया है, ये आया है देखो, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। ये जो cos थीटा का मान है ये समीकरण 2 में 5 में मैं रख दूंगा। तो देखो cos थीटा का मान एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा स्टेप बीच में से। cos थीटा का मान समीकरण 5 में रखने पर रखो क्या आएगा, ई निरक्षीय बराबर 2KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। cos थीटा बोलो क्या आया है, ये आया है, क्या आया है, A डिवाइड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और माइनस पी कैप चल ही रहा है। इसके ऊपर वेक्टर लगाते चलना, ये जो ई निरक्षीय लिख रहे हैं इसके ऊपर वेक्टर लगाते चलना, तो ये आपके पास में आ गई यहाँ से इक्वेशन, ठीक है। अब जरा समझना बच्चों, जरा यहाँ से देखो थोड़ा सा, इसको मैं कर रहा हूँ KQ2A। मैंने क्या किया, ये जो 2 था इसको इस A के पास में लेके चला गया तो 2A बन गया, ठीक है। K ऐसा कैसा आ गया, Q ऐसा कैसा आ गया, डिवाइड बाई, यहाँ पे समझना थोड़ा, देखो क्या दिया है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1 है, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट मतलब पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। तो देखो 1 और 1/2 को जोड़ोगे तो क्योंकि आधार समान है तो पावर्स जुड़ जाएंगी, तो पावर जुड़ के कितनी हो जाएंगी बोलो बच्चों, इनको जोड़ोगे तो 3/2। एलसीएम लेके जोड़ के देख सकते हो, छोटी मोटी बातें हैं, सारी बताइए मैंने इस डेरिवेशन के अंदर आप लोगों को, एक एक स्टेप वाइज स्टेप बताया है, ठीक है। तो ये पावर यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 और माइनस पी कैप, तो यहाँ पर चल ही रहा है, ठीक है। 3/2 लिखा है बच्चों मैंने, ये अरे ये 3/2 लिखा है,
कितना लिखा है 3/2। ठीक है, अब आपको पता है, क्या पता है, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a होता है। क्या होता है? Q इंटू 2a। तो इस Q इंटू 2a की जगह क्या आप लोग P लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? तो क्या आएगा, देखो यहां पर लिखता हूं, E निरक्षीय बराबर K, तो ऐसा कैसा आ गया K, इस Q इंटू 2a की जगह क्या आ गया? P आ गया। तो K P डिवाइड बाई बटा में चल ही रहा है r² प्लस a² की पावर 3/2 और माइनस पी कैप भी चल रहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ। वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट करो। बहुत आसान सा डेरिवेशन है ये, वैसे तो हाँ लेंथी है थोड़ा, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो को पॉज कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखो अपन एक स्थिति लगाते हैं, यदि पिछला जो अपना वीडियो था, पिछली क्लास थी, अक्षीय बिंदु पर निकाला था, तब भी एक स्थिति काम में ली थी, यहाँ पर भी एक स्थिति काम में लेते हैं। यदि r ग्रेटर देन a है, यानी ये जो दूरी है ये इस दूरी से बहुत ज़्यादा है, यानी बिंदु P है वो बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित है, तो क्या होगा, अगर मैं r का स्क्वायर करूँगा तो ये दूरी और बढ़ जाएगी, और इसका a का स्क्वायर करूँगा तो ये दूरी और कम हो जाएगी, क्योंकि 0.005 है, उसका स्क्वायर करोगे तो और जो छोटी वैल्यू आ जाएगी ना, तो लगभग इसको मैं यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकता हूँ, 0 मान सकता हूँ। तो देखो, तो E निरक्षीय बराबर K P, वेक्टर साइन लगाना है बच्चों, भूलना मत, बराबर K P अपॉन r² की पावर 3/2। इस a² की जगह क्या लिख दिया, मान लो 0 लिख दिया, तो यह आ गया। अब देखो यहाँ से 2 पावर से 2 कट गया, तो E निरक्षीय क्या निकल के आया, यहाँ लिख देता हूँ मैं इधर, E निरक्षीय क्या निकल के आया है, देखो E निरक्षीय बराबर K P माइनस पी कैप चल रहा है बच्चों, माइनस पी कैप भी चल रहा है। क्या चल रहा है? माइनस पी कैप, बारिश का मौसम चल रहा है अभी तो, माइनस पी कैप भी चल रहा है। 2 पावर से 2 पावर कट के क्या आ गया, r³ और माइनस का पी कैप, क्या आ गया, माइनस का पी कैप। तो इस प्रकार से अपना ये डेरिवेशन होता है समाप्त। अगर इसका परिमाण निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे, इसका परिमाण निकालना चाहेंगे, तो वह आएगा Kp अपॉन r³। क्या आएगा बच्चों, Kp अपॉन r³। तो इस प्रकार से बच्चों अपना निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु स्थित हो, उसके कारण जो विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर जो बिंदु स्थित हो, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, क्लास थोड़ी लंबी हो गई है बच्चों, पता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड था टॉपिक, मज़ेदार भी था, काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने नई भी सीखी होंगी, और कई बच्चों के लिए नई हो सकती हैं, कईयों के लिए पुरानी भी हो सकती हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो वीडियो को रिवर्स करके देख सकता है। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो क्या है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अपने पास में अक्षीय रेखा और निरक्षीय जो रेखा है उस पर अपन विद्युत क्षेत्र निकाल चुके हैं, उन दोनों में क्या संबंध आता है वो निकालता है। तो देखो, विद्युत द्विध्रुव के कारण एक छोटा सा पॉइंट है, कहीं काम में आ जाएगा सवाल के लिए, तो इसलिए निकलवा रहा हूँ। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु या अक्षीय रेखा तथा निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, इन दोनों में क्या रिलेशन है वो निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का ये हेडिंग है अपनी, मेरे को ये बताओ, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र कितना आया था, अक्षीय
रेखा पर। ई अक्षीय क्या आया था बोलो बच्चों? कल की वीडियो में अपन ने निकाला वो आया था 2kp/r³। 2kp/r³। ये आ गई मेरे पास में समीकरण 1। निरक्षीय रेखा पर क्या आया है? आज ही निकाला है। निरक्षीय रेखा पर, तो निरक्षीय रेखा पर क्या आया है बोलो? ई निरक्षीय। क्या आया है बोलो? kp/r³। ये समीकरण 2। तो इस समीकरण 2 में देखो kp/r³ है और यहां ये रहा, समीकरण 1 में ये रहा kp/r³ है। तो इस kp/r³ की जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूं। तो देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा? ई अक्षीय बराबर 2। इस kp/r³ किसका फॉर्मूला है? ये kp/r³ किसका फॉर्मूला है? ई निरक्षीय का है। तो यहां पर क्या मैं 2 गुणा ई निरक्षीय लिख सकता हूं? ई निरक्षीय। तो ये आ गया बच्चों अपने पास में ई अक्षीय और ई निरक्षीय में संबंध। तो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है। तो आप लोग लिख सकते हो, इतना नोट कर लो, उसके बाद में लिख लो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है। चलो मैं लिख ही देता हूं। अतः किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उसके निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दुगुना होता है। निरक्षीय का दुगुना ही तो होगा अक्षीय पर। तो ये था बच्चों अपनी आज की क्लास। तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा